क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बातों से जादू कैसे कर देते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी अच्छी बात कह लें, उनका कोई असर ही नहीं होता। आज के इस बेहद रोमांचक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सफल संचार के मनोविज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं। हम उन छिपे हुए संकेतों की बात करेंगे जिन्हें हम अनजाने में दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए, आज की ये चर्चा आपके बात करने और दूसरों को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उत्कृष्टता की संरचना समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। उसके बाद मानसिक फिल्टर के प्रभाव पर बात करेंगे। फिर हम अपने सबसे खास विषय यानी मेटा मैसेजेस की गहराई में उतरेंगे और अंत में सफलता के लिए एक नई प्रोग्रामिंग कैसे सेट करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, एनएलपी और उत्कृष्टता की संरचना। आपको क्या लगता है, कोई भी काम बेहतरीन तरीके से कैसे होता है? सच्ची उत्कृष्टता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई व्यक्ति बाहर से क्या कर रहा है, बल्कि असली खेल तो उस अदृश्य संरचना का है जो उसके पीछे काम कर रही होती है। इसे समझने के लिए महात्मा गांधी जी का ये बहुत ही शक्तिशाली विचार देखिए। वो कहते थे कि आपके विश्वास आपके विचार बनते हैं, विचार आपके शब्द बनते हैं, शब्द आदतें बनते हैं, आदतें आपके मूल्य बनते हैं और अंततः यही मूल्य आपकी नियति तय करते हैं। जरा सोचिए, ये सब एक चेन की तरह कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे सबसे गहरे आंतरिक विश्वास ही हमारी बाहरी दुनिया और हमारी किस्मत का निर्माण करते हैं। और हाँ, आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण कोई हवाई बातें नहीं है। ये सब सुई नाइट की बेहद प्रभावशाली किताब एनएलपी एट वर्क पर आधारित है। ये किताब हमारे भीतर मौजूद इन्हीं आंतरिक संरचनाओं को डिकोड करने के लिए एक नींव का काम करती है। तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, या जिससे हम शॉर्ट में एनएलपी कहते हैं, आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये इस बात का अध्ययन है कि हम दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। हर इंसान का अपना एक अलग नजरिया होता है ना? एनएलपी इसी व्यक्ति परक अनुभव की संरचना को समझता है। इसमें हमारी वो आदतें भी शामिल हैं जिनसे हम खुद अपना नुकसान कर बैठते हैं, और वो अनोखी प्रतिभा भी जो हमें सबसे अलग बनाती है। अब आते हैं भाग 2 पर, हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। चलिए इस एनएलपी शब्द को ही थोड़ा तोड़कर समझते हैं। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर किसी सॉफ्टवेयर पर चलता है, वैसे ही हम अपनी आंतरिक रणनीतियों पर चलते हैं। यहाँ न्यूरो का मतलब है हमारा दिमाग और हमारी शारीरिक आदतें, लिंग्विस्टिक मतलब हमारी भाषा, चाहे वो बोलकर हो या बिना बोले इशारों में, और प्रोग्रामिंग ये वो रणनीतियाँ और पैटर्न्स हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में कोई भी रिजल्ट पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मानसिक फिल्टर। अब देखिए, हमारे आसपास हर सेकंड हजारों चीजें हो रही हैं। हमारा दिमाग एक साथ इन सभी जानकारियों को प्रोसेस नहीं कर सकता, वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए हमारा दिमाग कुछ मानसिक फिल्टर का इस्तेमाल करता है जो ये तय करते हैं कि कौन सी जानकारी अंदर जाएगी और कौन सी बाहर ही रह जाएगी। ये फिल्टर बहुत कमाल के होते हैं। आपने गौर किया होगा कि अलग अलग लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग तरीके से याद करते हैं। जो लोग एसोसिएटेड तरीके से सोचते हैं, वो किसी भी याद को बिल्कुल अपनी आंखों से देखते हैं और भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं। दूसरी तरफ डिसोसिएटेड लोग होते हैं। ये चीजों को ऐसे देखते हैं जैसे वो कमरे की दीवार पर बैठी कोई मक्खी हो, बिल्कुल तटस्थ, बिना किसी भावना के, बस दूर से देखते हुए। एक और बड़ा मजेदार फिल्टर है टुवर्ड्स यानी लक्ष्य की ओर फोकस करना, और अवे फ्रॉम यानी समस्याओं से बचना। किताब में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जरा कोशिश कीजिए, एक कंगारू के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। क्या हुआ, सबसे पहले दिमाग में कंगारू ही आया ना? असल में जो लोग हमेशा समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं, उनका सारा फोकस अनजाने में उसी समस्या पर टिक जाता है। इसी तरह संचार में मैच और मिसमैच का फिल्टर होता है। कुछ लोग बातचीत में हमेशा समानताएं खोजते हैं। ऐसे लोग किसी से भी बहुत जल्दी तालमेल बिठा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, जो हर बात में कमियां निकालते हैं या कोई ना कोई अंतर खोज ही लेते हैं। ये मिसमैच वाले लोग हैं। इनकी हर बात अक्सर हाँ लेकिन से शुरू होती है। चलिए एक और फिल्टर देखते हैं, बिग चंक यानी बड़ी तस्वीर देखना, और स्मॉल चंक यानी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना। इसे एक संतरे के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोगों को संतरा चाहिए। अगर आप सही से संचार नहीं करेंगे तो शायद दोनों लड़ पड़ेंगे।
लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हो सकता है एक को केक बनाने के लिए सिर्फ संतरे का छिलका चाहिए हो, यानी छोटी बारीकी, और दूसरे को पीने के लिए संतरे का रस। जब हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला बड़ी तस्वीर देख रहा है या छोटी बारीकियां, तो हम दोनों के फायदे वाली स्थिति बना सकते हैं। और अब भाग 4, हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे रोमांचक और सबसे गहरे स्तर पर पहुंच गए हैं। आज के इस वीडियो का मुख्य फोकस पुस्तक का अध्याय 10, मेटा मैसेजेस, यानी शब्दों से परे का संचार। तो ये मेटा मैसेज क्या होता है? समझ लीजिए कि मेटा मैसेज वो परम सत्य है जो छुपता नहीं है। आप मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व जो समग्र संदेश सामने वाले को दे रहा होता है, वही मेटा मैसेज है। और यकीन मानिए, जब मेटा मैसेज और शब्दों में टकराव होता है तो शब्दों का शोर हमेशा हार जाता है। यह हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिस्टम है। आपके खड़े होने का तरीका, आपकी शारीरिक मुद्रा, आपके हाथों के इशारे और आपकी हरकतें, ये सब लगातार आपके अंदर की असली सच्चाई को बाहर लीक कर रहे होते हैं। हम अनजाने में हर सेकंड अपना मेटा मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। किताब में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी दी गई है। एक बार एक NLP ट्रेनर थीं। उन्हें तकनीकी ज्ञान तो कूट कूट कर भरा था। उनकी बातें सुनकर लगता था कि वो बहुत बड़ी ज्ञानी हैं, लेकिन वो अपने खुद के व्यक्तिगत मुद्दों और उलझनों को सुलझा नहीं पाई थीं। उनकी शारीरिक उपस्थिति और उनके हाव भाव उनके ही बोले गए शब्दों को पूरी तरह से झुठला रहे थे। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? उस ट्रेनर का शरीर अनजाने में वहां बैठे लोगों को ये मेटा मैसेज दे रहा था, ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये काम वाम नहीं करती। जरा सोचिए, अपने शब्दों के बिल्कुल उलट मेटा मैसेज देकर उसने अनजाने में अपनी ही सफलता पर पानी फेर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस सबसे सीख क्या सकते हैं? भाग 5, सफलता के लिए नई प्रोग्रामिंग। यहां सबसे बड़ा और विचारों तेजक सवाल यह है, हम अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को कैसे बदलें ताकि हमारे शब्द और हमारा मेटा मैसेज बिल्कुल एक ही दिशा में हों। इसका सबसे असरदार और खूबसूरत उपाय है मॉडलिंग। उत्कृष्टता को मॉडल करने का एक बड़ा ही सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान से देखिए जो बदलाव का उस्ताद हो। फिर उनकी उन रणनीतियों को समझने की कोशिश कीजिए जो वो अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें हटा दीजिए और अंत में उस शुद्ध सार को, उस एसेंस को खुद पर लागू कीजिए। असल में ये उस छोटी सी बारीकी को पकड़ने का खेल है जो बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद इस किताब की लेखिका सुई नाइट हैं। वो लगातार नई चीज़ें सीखकर इस उत्कृष्टता को मॉडल करती हैं। यह हमें बताता है कि NLP कोई सख्त नियमों की किताब नहीं है जिसे रटना है, बल्कि ये तो हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा और सीखते रहने का एक नज़रिया है। इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए विलियम जेम्स का एक बहुत ही मशहूर और मज़ेदार किस्सा सुनते हैं जो हमारी मान्यताओं की गहराई को दिखाता है। एक लेक्चर के दौरान एक महिला ने दावा किया कि ये पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। जब उनसे पूछा गया कि अच्छा, तो वो कछुआ किस पर टिका है, तो उस महिला ने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा, अरे ये नीचे तक बस कछुए ही कछुए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इस मज़ेदार कहानी का असली मतलब यह है कि हमारे मानसिक फिल्टर और हमारे मेटा मैसेज कोई ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं हैं। ये हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत अंदर तक परतों में रचे बसे हैं। तो आज की इस शानदार चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपनी सबसे गहरी मान्यताओं को अपने बाहरी कामों के साथ पूरी तरह से जोड़ लेता है, तो वो इस दुनिया को कितना शक्तिशाली मेटा मैसेज प्रसारित करेगा। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। अपने अंदर झांकना और अपने मेटा मैसेज को समझना ही सच्ची उत्कृष्टता की तरफ आपका पहला कदम है। तो बस सीखते रहिए और अपने अंदर के बदलाव को महसूस करते रहिए।